जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो समझ लीजिए कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए अपलोड करते हैं और इस समाज से नफरत मिटाने के लिए अपलोड करते हैं। तो आप लोग से हमारा ये अपील है कि हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। आप पूरा देखकर हमें समझ लीजिए कि सपोर्ट भी करें, इससे हम आप बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दी। बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है संसद में। बेशक बीजेपी को वक्फ बिल पर जेडीयू यानी और टीडीपी ये दोनों यानी बिहार और उधर आंध्र प्रदेश दोनों का साथ मिल गया, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को ऐसा घेर लिया कि उसके लिए अब अपनी सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। वक्फ बिल को बीजेपी संख्या बल के आधार पर पारित करा ले और बाद में इस पर कानून भी बन जाए, तब भी इसका हश्र वही होगा जो किसान आंदोलन के बाद तीनों कृषि बिल का हुआ था। ऐसा दावा विपक्ष का है और अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया है कि वक्फ का मामला बीजेपी के लिए वाटरलू की लड़ाई साबित होगा। आप जानते हैं कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में खुद को अपराजेय मानने वाले, जिनको हराया ना जा सके, नेपोलियन नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन की हार हो गई थी। उसका सामना ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी इन तमाम राष्ट्रों की मिलीजुली ताकत से था जिन्होंने एकजुटता से नेपोलियन को हरा दिया था। अब अखिलेश यादव ऐसी ही भविष्यवाणी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। वैसे आज इस मसले पर बहस में विपक्ष के सभी सांसदों ने पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ जो बातें कही हैं, उनमें बीजेपी के कई दावे तुरंत ही ध्वस्त हो गए। किरण रिजिजू ने तो इतना कह दिया कि यह संसद भवन भी वक्फ बोर्ड ले लेता अगर हम ये बिल नहीं लाते। सुनिए कि यह संसद भवन भी वक्फ बोर्ड ले लेता अगर हम ये बिल नहीं लाते। उनके ऐसा कहने से जाहिर है कि किस कदर मुसलमानों के खिलाफ माहौल देश में बनाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी को मुसलमानों की असली पहचान बता दी। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। तो सुन रहे थे आप यहां गौरव गोगोई को। गौरव गोगोई ने यह भी बता दिया कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी कमेटी की बैठक हुई, लेकिन वक्फ का मामला उन बैठकों में नहीं उठा। आइए जरा यह भी सुनिए। आप लगातार 5-5 बार बैठक कर रहे हैं, लेकिन वक्फ का मामला आपने नहीं उठाया और सीधे आप बिल लेकर आ गए। आखिर आपकी नीयत क्या है, इससे यह जाहिर होता है। सुनिए जरा यहां गौरव गोगोई को एक बार फिर। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई।
मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। तो 5 बार आप बैठक करते हैं, लेकिन एक भी मीटिंग में, और यह दावे के साथ यहां गौरव गोगोई कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं कि उस मिनट्स को लेकर आइए, उस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, लेकिन वक्फ बिल के बारे में आपने क्यों नहीं बात की। इधर अखिलेश यादव ने भी आज बीजेपी की जमकर क्लास ले ली। उन्होंने किरण रिजिजू को लेकर कहा कि वो माइनॉरिटी हैं, इसीलिए यहां पर, लेकिन समझना चाहिए कि किरण रिजिजू आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं, सुनिए। मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं अब केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश, तो यहां साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप खुद माइनॉरिटी हैं। यहां किरण रिजिजू को बोल रहे हैं, और दूसरे धर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन साफ बता रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ आप खुद माइनॉरिटी में रहते हुए भी आप कर क्या रहे हैं। इधर एक तरफ संसद में घमासान था, तो दूसरी तरफ वहीं बिहार में भी बीजेपी को घेरने का काम तेजस्वी यादव कर रहे थे। और आज जिस तरह जेडीयू ने वक्फ विधेयक में बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। आज तेजस्वी यादव ने मोदी और शाह को ललकारते हुए पूछा कि बताएं 11 सालों में बिहार को कितना दिया और गुजरात को कितना दिया। आइए जरा सुन लीजिए उधर बिहार से तेजस्वी यादव कैसे ललकार रहे थे इधर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, सुनिए। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे, कहां गायब थे। हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि इन 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल है। इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो एक सबसे ज्यादा वोट यहीं से लेके जाते हैं, सबसे ज्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं। ये सौतेला व्यवहार क्यों करते, जरा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए। तो इधर तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। वहीं आज जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर भी मोदी की कुर्सी को चैलेंज मिल गया है। यह चैलेंज दिया है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने। आज रेवंत रेड्डी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए देते हुए कहा है कि ओबीसी वर्ग को 42% आरक्षण दो, वरना अपनी कुर्सी छोड़ो। तो एक नहीं बल्कि कई तरीके से बार बार मोदी की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं आखिर बीजेपी की असली नीयत क्या है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये दावा करने वाली बीजेपी आखिर क्यों हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के मन में अविश्वास भर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक क्या इसी अविश्वास को बढ़ाने का एक और तरीका है? सवाल कई है दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी अभी उधर अमित शाह अपना बयान, अपना भाषण वहां
आखिरी उनका पड़ाव चल रहा है। और दूसरी तरफ दिन भर बहस, लोकसभा में आज वक्फ बिल को पेश किया गया 12 बजे, और वक्फ बिल जब पेश कर रहे थे किरण रिजिजू, तो एक लाइन जो शुरुआत में भी वो बात कह चुका हूं, वो लाइन उनकी कि ये विपक्ष के लोग वक्फ बिल अगर हम नहीं लाएंगे तो ये लोग जो हैं ये मिलकर, सब मिलकर संसद भवन की जमीन को भी वक्फ के हवाले कर देंगे। आखिर कहना क्या चाह रहे थे किरण रिजिजू साहब, ये उन्हीं से पूछा जाए। लेकिन क्या इतना अविश्वास भरने की कोशिश और इतना करके आखिर क्या पाना चाहते हैं? हिंदू और मुसलमानों की दरार को बढ़ाना चाहते हैं आप, या कुछ और करना चाहते हैं? कैसे घिरी हुई है यहां पर सरकार, और बीजेपी की असली चेहरा, असली नीयत कैसे उजागर हो रही है यहां पर? कैसे वक्फ बिल पर संसद में आर पार चल रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको। आइए जरा सबसे पहले अपने तमाम